लेकिन दुनिया में इस वक्त बहस है कि क्या सिर्फ ट्रंप ही नेतन्याहू को रोक सकता है? दुनिया में और कोई ऐसी ताकत एग्जिस्ट नहीं करती है जो नेतन्याहू को रोक सके? क्या सिर्फ ट्रंप के पास ये ताकत है कि वो नेतन्याहू को रोक सकता है? तो ये बात तो सही है कि ट्रंप के पास ये ताकत है कि वो नेतन्याहू को रोक सकता है। जैसे ट्रंप जब यूक्रेन की जंग नहीं रुकवा सका, लेकिन वो चाहे तो मिडिल ईस्ट की जंग रुकवा सकता है, ये ताकत उसके पास है। लेकिन क्या ये ताकत सिर्फ ट्रंप के पास है? क्या अरब वर्ल्ड के पास ये ताकत नहीं है इजराइल और नेतन्याहू को रोकने की? क्या 57 कंट्रीज के पास भी ये ताकत नहीं है? क्या यूरोपीय यूनियन के पास ये ताकत नहीं है? क्या रशिया और चाइना अगर चाहें तो वो यहां पर जंगबंदी नहीं करवा सकते? वो यहां पर जब नेतन्याहू को नहीं रोक सकते, रशिया चाइना जो इतनी बड़ी पावर्स हैं, क्या वो इजराइल को जो नहीं रोक सकते हैं? तो बात नाज़रीन सिर्फ यह है कि अरब वर्ल्ड, जवाब इसका यह है कि अरब वर्ल्ड के पास वो ताकत है कि वो नेतन्याहू को रोक सके। बात तो ये बहुत तल्ख है, लेकिन बात यही हकीकत है। अरब वर्ल्ड ने अभी तक अपना पूरी ताकत जब इस्तेमाल नहीं की। इन्होंने अभी तक जो है वो एयर स्पेस इजराइल के लिए बंद नहीं की है। इन्होंने इजराइल के साथ अभी तक अपने इकोनॉमिक टाइज जो है वो खत्म नहीं किए हैं। इन्होंने तो जो एक सादा सा इकदाम है एम्बेसडर्स निकालने वाला, वो भी नहीं किया है। इन्होंने इजराइल के साथ पीस एग्रीमेंट जब नहीं तोड़े, इन्होंने अपनी फौजी मोबिलाइज नहीं की है, इन्होंने ज्वाइंट फौज के जो प्रपोजल थे उनको भी रिजेक्ट किया है। और पसे पर्दा पर किस लेवल का ऑपरेशन अभी तक इजराइल के साथ जारी होगा। हो सकता है कि इजराइल के साथ कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग अभी तक जब की जा रही हो। तो अरब वर्ल्ड के पास यह ताकत है कि वो इजराइल को रोक सकते हैं। लेकिन अफसोसनाक और अलमनाक बात यह है कि ये जो है वो अपनी असली ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार ही नहीं है। गजा के बच्चों को बचाने के लिए ये अपनी, और ये नहीं चाहते कि वहां पर ये हो, लेकिन उसको रोकने के लिए ये अपनी असली ताकत इस्तेमाल करने के लिए जब वो तैयार नहीं है। देखिए कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कलेक्ट द वेपन्स, मोबिलाइज द आर्मीज एंड जो है वो फलस्तीन की मदद इस तरह से जब वो की जा सकती है। तो क्या इन्होंने इस सतह का तो एकदम क्या है, एयर स्पेस भी शट डाउन नहीं की है। और स्पेन ने इजराइल के ऊपर एक कंप्रिहेंसिव बैन लगा दिया है। उस सतह का बैन भी अरब वर्ल्ड जब वो नहीं लगा सकी है। तो ये एक पॉलिसी जो है वो समय से बेहतर है और इसकी जस्टिफिकेशन भी जो है वो समय से बेहतर है। ये कौन सी पॉलिसी है जिसको यहां पर परसू किया जा रहा है? रशिया और चाइना की जहां तक बात है, रशिया और चाइना अपनी कभी भी अल्टीमेट ताकत इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक अरब वर्ल्ड लीड नहीं करेगी तो रशिया और चाइना क्यों अपनी ताकत जब इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करें? रशिया के तो वैसे भी ताल्लुकात है इजराइल के साथ। तो जब तक ये लीड नहीं करते और अपनी तरफ से जो इक़दामात है वो उठा नहीं देते और फिर रशिया और चाइना को ये रिक्वेस्ट नहीं करते कि वो भी अपना किरदार अदा करें, तब तक वो अपना किरदार उस लेवल के ऊपर अदा करने के लिए वो पॉसिबल ही नहीं है। वो एक रियलिस्टिक बात ही नहीं है। आप कुछ नहीं कर रहे, आप उसके साथ तिजारती डीलें कर रहे हैं और आप चाइना को कहें कि वो इजराइल के ऊपर जो वो कोई ऐसा इकदाम उठाए, ये तो बात रियलिस्टिक ही नहीं है ना। दुनिया में ऐसा होता भी नहीं है। आप जो आपकी कौम है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी में भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है उसको रुकवाना, आप नहीं रुकवा रहे हैं, आप चाइना को कह रहे हैं जाकर रुकवाए, तो ये कोई रियलिस्टिक बात ही नहीं है। इसलिए वो अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं करेंगे। असल बात यह है कि क्या ये अपनी ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? तो अभी तक उसके कोई फिलहाल तो आसार जब नजर नहीं आ रहे। दरमियान में ये चल रहा है कि ट्रंप ने जब वो पोस्ट वॉर प्लान इनके सामने पेश किया है, ये किया वो किया। अब देखना इंडोनेशिया ने क्या कहा है। इंडोनेशिया ने कहा है कि हम 20,000 फौज अपनी गजा में भेजने के लिए तैयार हैं। क्या इन्होंने कोई ऐसी बात की है? क्या मिस्र ने कहा कि हम अपनी फौजें भेजने के लिए तैयार हैं? तो ये चीजें जो है वो मैटर करती हैं। और यूरोपीय यूनियन तो वैसे भी हिपोक्रेसी का एक सिंबल है। उन्होंने क्या असली इकदाम जब वो उठाना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नेतन्याहू कोई ऐसी बला का नाम नहीं है जिसको दुनिया रोक ही नहीं पा रही है। नहीं, ये दुनिया का फियर है जो नेतन्याहू को अलाउ करता चला जा रहा है। वो नेतन्याहू जो हमास को शिकस्त नहीं दे सका, वो फलस्तीनी पीपल की विल को नहीं तोड़ सका है, वो हिजबुल्लाह को शिकस्त नहीं दे सका है, वो यमन को शिकस्त नहीं दे सका है, वो ईरान को शिकस्त नहीं दे सका है, इन सबको वो वैसे ढेर करके बैठा हुआ है। तो वो कोई ऐसी बला का नाम नहीं है जिसको रोका नहीं जा सकता है। असल में ये उसके रास्ते में आने के लिए तैयार नहीं है। ये अपना उसूली किरदार जब अदा करने के लिए तैयार नहीं है। इतने ज्यादा खौफ के दलदल में ये फंसे बैठे हैं कि पता नहीं ये उससे जब वो कब निकलेंगे। तो एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात यह है कि स्पेन ने जब वो जो अपने बेड़े हैं वो फ्लोटेला की मदद के लिए भेजने का फैसला किया है। गजा से जब रॉकेट फायर हुए और तल अवीव जो है वो धमाकों से गूंज उठा है। इससे पहले इलात में धमाके हुए, इजराइल की सबसे बड़ी कैजुअलिटीज हुई। अभी वो सिलसिला चल रहा है, साथ ही तल अवीव में धमाके हो गए। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तल अवीव में कार एक्सप्लोड हुई है, जिसके लिए में वहां पर कैजुअलिटीज रिपोर्ट की जा रही है। अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स है, लेकिन धमाके जब तल अवीव में हुए, इजरायली मीडिया कार एक्सप्लोड्स इन तल अवीव, कैजुअलिटीज इसके अंदर हुई हैं। मजीद रिपोर्ट्स आ जाएंगी ये कार जब वो किस तरह से एक्सप्लोड हुई है। लेकिन इलात उसके बाद तल अवीव। ईरान के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने बहुत बड़ा ऑपरेशन जब सर अंजाम दिया है। ईरान जो है वो बड़े सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स इजराइल से चुरा लाया है। ये मिडिल ईस्ट की तारीख का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन है जो इजराइल के खिलाफ जब सर अंजाम दिया गया। इसमें जो इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, इसमें जो वेस्टर्न साइंटिस्ट का, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का जो कोऑपरेशन है, वो सारी चीजें जो सामने लेकर आए हैं। इसकी अहमियत यह है कि देखिए, इजराइल एक न्यूक्लियर प्रोग्राम रखता है लेकिन वो सीक्रेट है। तो वो कहते हैं मिडिल ईस्ट में जब किसी के पास भी न्यूक्लियर नहीं है तो ईरान क्यों बना रहा है।
तो ईरान अब ये दिखाएगा ना कि भाई ये सबसे पहले तो इसराइल, देखें ईरान ने सबसे पहले कहा कि मिडिल ईस्ट जो है वो न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए। उसके बाद ईरान के इस बयान की जो इंडोर्समेंट है वो मिस्र ने की। फिर जो दोहा का इजलास हुआ है उसमें भी ये बात शामिल की गई कि न्यूक्लियर फ्री मिडिल ईस्ट होना चाहिए। तो अब ये बहुत बड़े सबूत, बहुत बड़ा ऑपरेशन, ये मिडिल ईस्ट की किसी मुल्क की जानिब से इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑपरेशन है। ईरान एक्सपोज इजरायली न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स इन मेजर सिक्योरिटी ब्रीच। ईरान ने यह कहा है कि उन्होंने मिलियंस ऑफ सीक्रेट इजरायली जो डॉक्यूमेंट्स हैं न्यूक्लियर के हवाले से वो उन्होंने हासिल कर लिए हैं, और इसमें जो उनके वेपन्स प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हैं, और इसमें जो वेस्टर्न कोऑपरेशन है वो भी उन्होंने हासिल कर लिया है कि वेस्टर्न कोऑपरेशन किस तरह से इजराइल के, यानी वेस्टर्न जो है उनकी मुनाफकत आप देखिए कि ईरान को कहते हैं नहीं बनेगा, ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और इजराइल को वो खुद दे रहे हैं न्यूक्लियर और उसमें कोऑपरेशन कर रहे हैं, और उनके साइंटिस्ट आकर कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर और बाकी जो वेपन प्रोजेक्ट्स हैं इजराइल के, उसके डॉक्यूमेंट्स जो कि मिलियंस की तादाद में, हजारों और लाखों की तादाद में भी नहीं है, मिलियंस की तादाद में हैं, वो ईरान ने हासिल किए हैं। ये बड़ा ही गैर मामूली है। सीक्रेट फोटोग्राफ्स जो हैं वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के हासिल किए गए। इजरायली न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहां पर हैं, कैसे हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, उसके खुफिया फोटोग्राफ्स ईरान ने हासिल कर लिए हैं, और इसके साथ जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं अमेरिकन और यूरोपियन साइंटिस्ट के वो भी हासिल किए गए। ये एक बिल्कुल इजराइल और वेस्ट जो है उनके तादी वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा ऑपरेशन ईरान कर सकता है। अंदर घुसकर इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स निकालना फिर सेफली जो है उनको ईरान तक पहुंचाना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो अमेरिकन और जो यूरोपियन साइंटिस्ट हैं जो इजराइल में काम कर रहे हैं न्यूक्लियर आगे पीछे, वो भी उन्होंने हासिल कर लिया है। और ईरानियन मीडिया ने बताया है कि ये जो मटेरियल हासिल किया गया है ये बड़े कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के बाद हासिल किया गया था, और जो ईरानियन कमांडर्स हैं उन्होंने इसे मेजर सिक्योरिटी अचीवमेंट कहा है इजराइल के खिलाफ। और इसमें जो उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बताया है कि इजराइल के अंदर से कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी हमें सपोर्ट हासिल हुई। यही तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन होता है। यानी अब वो ये कह रहे हैं कि इजराइल के अंदर से भी हमने उसको पेनिट्रेट किया और वहां से ऑन ग्राउंड एलिमेंट्स है वो हमारे साथ थे, इनसाइडर्स विद इन द इजरायली न्यूक्लियर एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये उससे भी अगली बात है कि इजराइल की जो न्यूक्लियर और सिक्योरिटी जो फैसिलिटीज हैं वहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने हमारी मदद की, यानी वहां पर जो काम करने वाले हैं उन्होंने जब वो हमारी मदद की, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन्होंने तेहरान ट्रांसफर कर दिए हैं। नेतन्याहू शुड एड्रेस द लिविंग कंडीशंस ऑफ हिज एम्प्लॉयज हु कंटिन्यू टू कोऑपरेट विद अस फॉर मनी। अब ये ईरान ने उनको चिढ़ाया है कि पैसे के जरिए जो है ना, मतलब हमने ये सारी चीजें जो है वो सारा ऑपरेशन सर अंजाम दिया इजरायलियों को पैसा देकर, यानी तो नेतन्याहू को जब अपने एम्प्लॉयज की हालत बेहतर करनी चाहिए, ये उन्होंने तंज किया। मिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ सेंसिटिव मटेरियल, इसमें डाइवर्स और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है इजरायली रिजीम की, और इसमें डिटेल्स हैं पास्ट और प्रेजेंट के, माजी के और आज के जो वेपन्स प्रोजेक्ट्स हैं इनकी, ज्वाइंट इनिशिएटिव्स जो लिए गए हैं अमेरिका और यूरोपियंस के दरमियान और इजराइल के साथ जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स हैं उसकी डिटेल्स भी उन्होंने सामने लाकर रख दी हैं। तो ये बहुत बड़ा ब्रीच हुआ है और उसमें बहुत सारी चीजें जब सामने आ रही हैं, यानी वेस्टर्न मुनाफकत पूरी तरह से एक्सपोज हुई है, और यानी उनकी सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट ईरान उड़ा के ले गया। अब ईरान ये इंफॉर्मेशन आगे भी ज़ाहिर है कि शेयर करेगा, अपने इत्तेहादियों से शेयर करेगा। तो इसके अलावा इजरायली मीडिया ने अभी रिपोर्ट किया है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो इजरायली हैं और अमेरिकन सिटीजनशिप भी उनके पास है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अमेरिकन सिटीजनशिप भी उनके पास है और इजरायली भी हैं। तो उनको गिरफ्तार किया गया है कि वो ईरान के लिए स्पाई कर रहे थे, ये इजरायली मीडिया बता रहा है। और उससे पहले ईरान तंज कर रहा है कि उनकी हालत बेहतर की जाए क्योंकि पैसे देकर वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, ये जो ईरान के अंदर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं जो इजराइल के होते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर इजरायली फिर रहे होते हैं। असल में ये एक ज्वाइंट ऑपरेशंस होते हैं वेस्टर्न नेशंस के, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के, वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के, मोसाद के साथ। अभी जो बहुत सारे लोग पकड़े गए उसमें पता चला कोई जर्मनी का नेशनल है, कोई फ्रांस का नेशनल है, कोई बर्तानिया का है, कोई अमेरिका का है, कोई किसी मुल्क का नेशनल है जो इजराइल के लिए जासूसी कर रहा है। यानी वो ईरान में आया है, अब ईरानियंस कहेंगे कि भाई ये तो फ्रेंच है, ये तो जर्मन है, ये तो अमेरिकन है, ठीक है ना। तो वो वहां पर आकर मोसाद के लिए जासूसी कर रहे होते हैं। तो ईरान को जो है ना वो सिर्फ मोसाद के साथ उसकी लड़ाई नहीं है, वो जो सारी वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उस सब के साथ उसको जब वो सामना करना पड़ता है। तो ये ईरान की जानिब से एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, इसी के साथ जब इजरायली फौजी मजीद मारे गए हैं, इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन गाजा सिटी एज ग्राउंड फाइटिंग इंटेंसिफाइज। उनकी फौज है मजीद आगे बढ़ रही है, बॉम्बिंग हो रही है, तो मजीद इजरायली फौजी जो है उसमें मारे गए हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि ऑफिसर भी उसमें हलाक हुआ है। अभी ट्यूसडे को एक इजरायली ऑफिसर मारा गया था और एक जो डिप्टी कमांडर है वो मारा गया था, और अब एक और जो है वो उसमें हलाक हुआ है। और साथ ही गजा से फिर रॉकेट्स फायर हो गए, यानी अब 24 महीने होने को आए हैं, 2 साल पूरे होने को आए हैं। और
जो है ना अभी भी गजा से जब वो रॉकेट्स फायर हो रहे हैं। इतना बड़ा डिजास्टर, इतना बड़ा फेलियर हुआ है। तो ये नेतन्याहू जो कभी दोहा पर अटैक करता है, कभी किधर करता है, ये नेतन्याहू जो किसी से संभाला नहीं जा रहा, गजा से अभी भी रॉकेट्स जब इजराइल के ऊपर फायर हो रहे हैं। और इजरायली आर्मी एक्सपैंड्स ग्राउंड इन्वेजन ऑफ द सदर्न गजा। इसी दरमियान जनाब अली जो फ्लोटिला है वो बहुत करीब पहुंच गया है गजा की, और उसके ऊपर ड्रोन्स वगैरह फिर रहे हैं और उस पर मजीद अटैक जो है वो हो सकता है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला वार्न्ड ऑफ इमिनेंट इजरायली अटैक। तो स्पेन ने जो है वो अपने भेजने का ऐलान किया। स्पेन टू डिस्पैच ह्यूमैनिटेरियन वेसल टू सपोर्ट गाजा समुद्र फ्लोटिला। अच्छा, इटली जो है उसने एक और वॉरशिप जो है वो मदद में भेज दिया है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन वहां पर मसला क्या चल रहा है, जो इटली की गवर्नमेंट है वो तो ये सारा कुछ नहीं चाहती, वो तो इजराइल की सपोर्टर है। और ड्यू टू ट्रम्प प्रेशर तो मेलोनी जो है उन्होंने एक और बयान दिया है जिसका और रिएक्शन आ रहा है। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो एड शिप्स जा रहे हैं गजा की तरफ, ये रैकलेस बिहेवियर है, ये तो बहुत ही इन्होंने गलत किया, ये जहाज गजा की तरफ जाने नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही रैकलेस हैं। यानी उन्होंने इजरायली नैरेटिव को बढ़ाने की कोशिश की है। तो ऑलरेडी इटली के अंदर मुजाहरे हो रहे थे, अब उनके इस बयान के बाद और रिएक्शन जब इटली से आ रहा है, ठीक है। और इधर से जब वो नेतन्याहू फ्लाई किया है और वो फ्रांस से बचता बचाता ग्रीस और इटली से होता हुआ यूएस की तरफ गया है, और वहां पर ज़ेलेंस्की ने फलस्तीन के हक में स्टेटमेंट दी है। यूनाइटेड नेशन में ज़ेलेंस्की ने फलस्तीन के हक में स्टेटमेंट दिया है और उसने कहा कि सूडान, सोमालिया और फलस्तीन, वहां के जो लोग हैं वो यूनाइटेड नेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फॉर डेकेड्स जस्ट स्टेटमेंट्स। उन मुल्कों के लिए यूनाइटेड नेशन ने सिर्फ स्टेटमेंट्स ही जारी की हैं। ज़ेलेंस्की क्रिटिसाइज्ड द वर्ल्ड फेलियर टू सेव द पैलेस्टीनियन। ये ज़ेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशन में कहा कि दुनिया फेल हुई है फलस्तीनियों को बचाने में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ज़ेलेंस्की का बयान जो है वो इजराइल के खिलाफ आया। और फिर देखिए मैक्रोन वॉन्स के इजराइल अगेंस्ट क्रॉसिंग वेस्ट बैंक एनेक्सेशन रेड लाइन। अब ये सारे यही कह रहे हैं कि वेस्ट बैंक जो है वो रेड लाइन है। सऊदी अरेबिया ने कहा वेस्ट बैंक रेड लाइन है, यूएई ने कहा, अब फ्रांस कह रहा है कि वेस्ट बैंक जो है वो रेड लाइन है और ये होगा। तो बात यह है कि ये अच्छी बात है, ये रेड लाइन होनी चाहिए, लेकिन वो गजा को रेड लाइन क्यों नहीं कह रहे हैं? यानी गजा में कोई रेड लाइन नहीं है क्या? गजा को उन्होंने ये कह दिया कि इजराइल ले जाए? मतलब वो कह रहे हैं वेस्ट बैंक रेड लाइन है, वेस्ट बैंक रेड लाइन है, लेकिन गजा में तो बहुत सारी रेड लाइन जो है वो क्रॉस हो चुकी हैं। तो गजा का सीज़फायर का जो है वो क्या करना है? ठीक है ना। तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन इसमें तशवीश भी है कि गजा का जो है वो क्या करना है। और नेतन्याहू प्लेन अवॉइड्स फ्रांस, फ्लाइज ओवर इटली, ग्रीस टू यूएस। तो यूनान और इटली से फ्लाई करता हुआ यूएस की तरफ गया है, फ्रांस को उसने जो अवॉइड किया। अमेरिका के अंदर जो है वो क्या आज सर्वे सामने आया, नियरली 80% से यूएस इन पॉलिटिकल क्राइसिस फियर वायलेंस अहेड। ये हमारा कोई सर्वे नहीं है, ये अमेरिका से सर्वे जारी हुआ है। 80% अमेरिकन ये बिलीव करते हैं कि अमेरिका पॉलिटिकल क्राइसिस में। और जो जनाबे अली रिस्पेक्टेड एम्परर लाइक पर्सनैलिटी जो है ट्रम्प साहब, जो नोबेल पीस प्राइज के उम्मीदवार हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन में ये कहा कि अमेरिका जो है वो गोल्डन एज से गुजर रहा है। अच्छा, ये भी ना, चूंकि इस तरह के अल्फाज जो बिब्लिकल वर्ड्स है ना, गोल्डन एज, फलाना, प्रॉस्पेरिटी, तो वो अपने आप को, चूंकि ट्रम्प उस चीज से रिलेट करता है, तो वो अपने आप को भी मसीहा, ऐसे रिपोर्ट्स आई कि वो अपने आप को भी मसीहा जैसा समझता है। तो गोल्डन एज, ठीक है ना, उसने कहा अमेरिका जो है वो गोल्डन एज से गुजर रहा है। और अमेरिकन क्या कह रहे हैं, यहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस है और आगे वायलेंस हो सकता है, पॉलिटिकल वायलेंस हो सकता है आगे। ये जनाब अली आज का सर्वे है, और ट्रम्प कह रहा है कि हम तो गोल्डन एज से गुजर रहे हैं। तो इसलिए अमेरिका के अंदर जो रियलिटी है उसको जितनी देर मर्जी ये ऊपर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो इसको ज्यादा देर रोक नहीं सकती है। रियलिटी ऑन ग्राउंड डिफरेंट है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की जो सपोर्ट है इजराइल के लिए वो डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा देर सस्टेन नहीं हो सकती। प्रिंस टर्की अल फैसल ये कह रहे हैं कि इजराइल ने जो अटैक किया है कतर पर, इससे ये वाजे हो गया कि इजराइल एक अनरिलायबल पार्टनर है फॉर पीस इन द रीजन। ये वैसे इनको आज अंदाजा हुआ है कि इजराइल एक अनरिलायबल पार्टनर है। इसका मतलब तो ये है कि अरब रियासतें इजराइल को एक पार्टनर समझती हैं, लेकिन अब उनको अंदाजा हो रहा है कि नहीं, ये पार्टनर नहीं है। तो अमेरिका के मुसलसल दबाव की वजह से उन्होंने इजराइल को तस्लीम किया था कि चलो इसके जरिए हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। लेकिन चूंकि इजराइल की नीयत में ही फतूर है, वो यहां पर कोई बराबरी की सतह पर कोई अमन करने के लिए आए ही नहीं है, वो यहां पर रूल करने के लिए आए हुए हैं। तो इसलिए आज तक यहां पर अमन हो नहीं सका। अब देखना इजराइल की कितनी ताकत है। अगर उसने सारी एफर्ट्स अमन के लिए लगाई होती तो मिडिल ईस्ट में अमन हो गया होता, लेकिन अमन में फिर एक्सपेंशन नहीं हो सकती। इसलिए अरब वर्ल्ड ने एक बहुत बड़ी हिस्टोरिकल मिसकैलकुलेशन की, जिसका सबूत मैंने हैरिज का आर्टिकल आपके सामने रखा। हैरिज ने कहा ये पीस एग्रीमेंट जो है, यही पीस के नाम में सबसे बड़े रुकावट हैं, क्योंकि ये पीस एग्रीमेंट जो है वो बगैर किसी कंडीशन के हुए हैं। इसमें फलस्तीन से रिलेटेड कोई कंडीशन इजराइल के ऊपर नहीं रखी गई, और यही वजह है कि इजराइल ने अपने आप को फ्री हैंड समझा फलस्तीनियों पर वायलेंस करने के लिए, और चलते चलते मामला आज यहां पर खड़े हुए। तो ये एक हिस्टोरिक मिसकैलकुलेटेड पॉलिसी थी जो अब साबित भी हो रही है कि उसका नतीजा अमन नहीं निकला।
वहां पर जनाब फटा पड़ा हुआ है और जर्मनी ने कहा है कि हम इस प्लान को सपोर्ट करते हैं कि रशियन जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो यूक्रेन जंग में इस्तेमाल कर लिए जाए रशिया के खिलाफ। ये ना बहुत ही खतरनाक बातें। उधर पोलैंड ने कहा है कि अगर रशिया के जहाज आए तो हम गिरा देंगे, जो कि ज़ाहिर है तीसरी आलमी जंग का आगाज होगा। और ये जो पैसे अब यूक्रेन में इस्तेमाल ये करना चाहते हैं अगेंस्ट रशिया, तो ये रशिया तो किसी सूरत जब अफोर्ड नहीं करेगा। $300 बिलियन हैं और वो उन्हीं के खिलाफ जब इस्तेमाल किए जाए, ये तो तमाम नॉर्म्स को तोड़ने वाली बात है, तमाम अंडरस्टैंडिंग्स को तोड़ने वाली बात है जो बहुत हद तक टूट चुकी हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखें, अगर बड़ी ताकतों के दरमियान डायलॉग और एतमाद और अंडरस्टैंडिंग्स मुकम्मल खत्म हो गई तो उसका नतीजा आलमी जंग निकलेगा। ये बात ज़हन में रखें। दुनिया में जो भी है, जंगें हैं, सारा कुछ है। अब सोवियत यूनियन के खिलाफ वेस्ट लड़ा तो बाद में रशिया भी तो उनके साथ बैठता रहा ना, आज तक बैठता रहा। यूक्रेन जंग से पहले डायलॉग भी चलता रहा है, वेपन की ट्रीटीज भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, डायलॉग भी, कम्युनिकेशन भी होती रहती है। तो अगर ये वेस्ट के ममालिक इस हद तक जाएंगे, यानी हर हद को क्रॉस कर देंगे, तो ये मामला बहुत करीब ले जाएगा आलमी जंग के। उधर खबर यह है कि रॉयटर ने यह खबर दी है कि चाइना के जो ड्रोन्स एक्सपर्ट्स हैं वो रशिया गए हैं और रशिया में उन्होंने मीटिंग्स की हैं कि ज्वाइंटली डेवलप की जाए एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मिलिट्री ड्रोन्स विद इन अ स्टेट ओन्ड वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सब्जेक्ट टू वेस्टर्न सैंक्शन। वो कंपनीज जिनके ऊपर वेस्ट ने सैंक्शन लगाई हुई हैं दोनों की, वो मिलकर एडवांस वेपन जो वो बनाने का वहां पर डिस्कशंस कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं चाइना और रशिया। और अगर वहां पर टेक्नोलॉजी बनती है तो ये समझ लें कि वो ईरान के पास भी आएगी, वो नॉर्थ कोरिया के पास भी आएगी और वो नीचे तक रेजिस्टेंस के पास भी आएगी। तो ये ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की। आपने राज रोगा करें। अल्लाह हाफिज।